नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देश में चुनाव है और पूरा देश चुनावी चक्रव्यूह में फंस गया है। जहां चुनाव आयोग चुनाव कराने के चक्रव्यूह में है, वहीं देश के नेता चुनाव लड़ने के चक्रव्यूह में है। दूसरी तरफ जनता किसको वोट दे, किसको वोट ना दे, इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इसी देश के अंदर बिहार राज्य है, जहां 40 लोकसभा सीट है, जो काफी अहम है किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे बिहार के उन 40 लोकसभा के कुछ सीटों पे क्रमवार तरीके से, जो चंपारण की रणभूमि है, जो कभी गांधी का कर्मभूमि हुआ करता था। तो इसी 40 लोकसभा से हम निकलकर चलते हैं चंपारण के उस धरती पर, जहां काफी अहमियत है सारे नेताओं के लिए, सारे पार्टियों के लिए। चंपारण की जनता किसको वोट देगी, किसको ना वोट देगी, विकास पे वोट देगी, जातिवाद पे वोट देगी, इन सारे समीकरणों का चर्चा आज हम करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी, नमस्कार। धन्यवाद आपको और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को धन्यवाद। शुभकामना भी कि हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में हम बताने वाले हैं, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके कि कौन समीकरण से वहाँ कैसे चुनाव होता है, क्या मुद्दे हैं और किस तरह से वहाँ विकास कार्यों पर कौन एमपी थे, क्या वहाँ का राजनीतिक इतिहास रहा है, ताकि उन्हें भी जानकारी हो और वे निर्णय लेने में सहूलियत हो सके उन्हें। तो आज जिस चंपारण की आप बात कर रहे हैं जी, वो चंपारण जाना जाता है आंदोलनों के लिए। बिल्कुल। गांधी जी को जब देश में अंग्रेजों को भगाना था, तो जिस आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत हुई वो चंपारण की भूमि से ही हुई। गांधी के सत्य का प्रयोग हुआ है इस भूमि पर। नील की खेती के लिए चंपारण को जाना जाता है, जब अंग्रेजों के जमाने में यहाँ नील की खेती होती थी जी। चंपारण आजकल एक दूसरे चीज के लिए भी फेमस हो गया है। यदि खाने पीने के आप शौकीन हैं तो चंपारण मीट के लिए भी चंपारण को जाना जाता है। बिल्कुल। चंपारण गन्ना खेती के लिए जाना जाता है। चंपारण का चावल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चंपारण के चावल से राजनीति का चावल हम लोगों को देखना है कि वहां जो राजनीति का चावल जो चढ़ा हुआ है चूल्हे पे, उसमें किसका चावल जो है, भात जिसको कहते हैं, वो पक के तैयार होता है और किसका भात अच्छा लगता है। तो इस चंपारण में इस चावल की खिचड़ी किसकी पकने वाली है राजनीति में? देखिए, चंपारण हमेशा से प्रयोगशाला रहा है और राजनीति का भी प्रयोगशाला हो रहा है। तो चंपारण में कुल 3 सीटें हैं जी। एक सीट है पूर्वी चंपारण, दूसरी है पश्चिमी चंपारण और तीसरी है वाल्मीकि नगर। पहली ये जो सीटें हैं क्रमशः मोतिहारी, बेतिया और बगहा के नाम से जानी जाती थी। जी, बिल्कुल। लेकिन 2008 का जब परिसीमन हुआ तो उस परिसीमन में इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों का नाम बदलकर पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण बेतिया और वाल्मीकि नगर जो है वो हो गया, बगहा को वाल्मीकि नगर के नाम से जाने लगा। 2008 में ये अस्तित्व में आया, जब से परिसीमन हुआ, नया परिसीमन उसके बाद। तो 2008 के बाद यहाँ 2009, 2014 और 2019 3 चुनाव हुआ। तीनों चुनाव में एनडीए का दबदबा कायम रहा, किसी दूसरे का खाता तक नहीं खुला। ये वो सीट है, ये मानिए चंपारण को समझिए कि भाजपा और एनडीए का दुर्ग है। कभी ये दुर्ग कांग्रेस का दुर्ग हुआ करता था। उस कांग्रेस के सरजमी पर भाजपा ने अपना भगवा लहरा दिया है। तो आज की स्थिति में यदि बात करें तो पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जो भाजपा के कद्दावर नेता है, वो सांसद हैं।
डॉक्टर संजय जायसवाल वो सांसद हैं पश्चिमी चंपारण के, और सुनील कुमार कुशवाहा ये वाल्मीकि नगर के सांसद हैं। इन 3 सीटों पर ये 3 लोग सांसद हैं, तीनों एनडीए के हैं। अब आइए पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में 2009 के चुनाव में राधा मोहन सिंह जीते, 2014 के चुनाव में राधा मोहन सिंह जीते, और 2019 के चुनाव में भी फिर रिपीट किए। अब आ गया है 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव से पहले राधा मोहन सिंह ने बीजेपी को ये बताया है कि अब उनका उम्र ज्यादा हो गया, वो अब चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को भी विचार किया जा सकता है। लेकिन अब पार्टी आला कमान को फैसला करना है कि वो राधा मोहन सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं उतारती है। क्या होता है ये आगे पता चलेगा, लेकिन ये सीट इतना महत्वपूर्ण है, आप समझ गए। अब पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। बिल्कुल। ये बेतिया का इसका मुख्यालय जो है, तो ये जो है ये 9 में डॉक्टर संजय जायसवाल जीते, 14 में डॉक्टर संजय जायसवाल, और 19 में भी डॉक्टर। उसके पहले उनके पिता जिनका नाम है मदन मोहन जायसवाल, ये उन्हीं की विरासत है। वो लगातार 3 बार वहां से वो सांसद रहे हैं। 96 में जीते, 98 में जीते, 99 में जीते। ये मदन जायसवाल है। उनके बाद 4 में रघुनाथ झा वहां से सांसद बने। इसके बाद 9 से कंटिन्यू डॉक्टर संजय जायसवाल फिर से सांसद हैं। मदन मोहन जायसवाल ने जो विरासत छोड़ी थी, उस विरासत को डॉक्टर संजय जायसवाल निभा रहे हैं। यहां से प्रकाश झा तक चुनाव लड़ चुके हैं। प्रकाश झा 2 बार चुनाव लड़े हैं और दोनों बार उन्हें चुनावी मात मिली है। पिछले बार रालोसपा के डॉक्टर ब्रजेश कुमार कुशवाहा चुनाव लड़े थे, वो भी पराजित हो गए थे। अब आते हैं वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर का जो इलाका है, ये ब्राह्मण वोटों से निर्णायक वोट इसमें ब्राह्मणों का है, लेकिन यहाँ कुशवाहा, थारू और मुस्लिम जाति का भी अच्छा बोलबाला है। तो यहाँ बैद्यनाथ प्रसाद महतो ये चुनाव जीते थे 2009 के चुनाव में, लेकिन जब 14 का चुनाव हुआ, जदयू के टिकट पे वे लड़े थे। 14 का चुनाव हुआ तो जदयू अलग हो गया भाजपा से, वे अकेले चुनाव लड़े और हार गए। वहां से बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे चुनावी बाजी जीत गए, भाजपा के वे सांसद बने। उसके बाद जब फिर 19 में नीतीश कुमार साथ आ गए, तो फिर तालमेल बन गया और फिर जदयू के कोटे में ये सीट चला गया। बैद्यनाथ प्रसाद महतो फिर चुनाव लड़े और फिर जीत गए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्र सुनील कुमार कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया और वे भी बाजी जीत गए हैं। तो ये पूरा 9 से 19 तक का समीकरण है, जब जब यहाँ चुनावी बाजी हुई है और लोगों ने जीता है। तो ये पूरा समीकरण है जो चंपारण के इन 3 सीटों पर अब तक रहा है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये डॉक्टर संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह और सुनील कुमार जो यहाँ से एमपी हैं, यहाँ पे इस 2 सीटों पे इस बार कांग्रेस दावा कर रही है। पिछली बार भी वो 2 सीटों पर लड़ी थी, वाल्मीकि नगर और पूर्वी चंपारण। इस बार वो दावा कर रही है कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण पर हमारा प्रत्याशी हो, लेकिन राजद भी इस बार पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ना चाहता है और हर कीमत पर वो चाहता है कि पश्चिमी चंपारण से वो चुनाव लड़े। उसका कैंडिडेट भी तैयार है। जायसवाल का जवाब देने के लिए जायसवाल को ही उसने तैयार करके रखा है, लेकिन अब सीट के शेयरिंग में मामला थोड़ा फंसा हुआ है। 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पश्चिमी चंपारण में लड़ाई किस दरे में होती है। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वी चंपारण में भी राधा मोहन सिंह हैं ही, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं या किसी अन्य को दिया जाए। तो स्थितियां
हम लोग अभी उस पे नहीं जाते हैं कि किसे टिकट मिलता है और किसे नहीं मिलता है, क्योंकि अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं वैसी स्थिति में परिस्थितियां यहाँ पे अभी फंसी हुई है, किसको टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम ये बात करते हैं कि आखिर मजबूत स्थिति किसकी है। जी। तो आपने जो भी ये देखा, ये स्थिति बताती है कि 2009 से ही इस किले में एनडीए का कब्जा है और एनडीए का ये मजबूत क्षेत्र है। यहाँ हरा पाना, एनडीए को पछाड़ देना बड़ा मुश्किल है, जबकि ये क्षेत्र पूरी तरह से मतलब देखा जाए तो किसानों का क्षेत्र है, क्योंकि गन्ना किसान भी यहाँ पे हैं, यहाँ धान के किसान हैं, अच्छा खासा चावल होता है, ग्रामीण इलाके ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे बीजेपी का अपना मजबूत पकड़ है और चंपारण की कर्म भूमि है, यहाँ प्रयोग होते रहा है। तो उस प्रयोग में राजनीतिक का कौन कौन सा प्रयोग होगा वो देखना है। अच्छा, ये बाढ़ प्रभावित भी इलाका रहा है, कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी आता है, समस्याओं से लोग जूझता है। चंपारण का इलाका है तो जंगल भी है, वाल्मीकि नगर और उस इलाके में देखा जाए तो वो ये काफी अच्छी खासी संख्या में जंगल है। बॉर्डर का इलाका है, यानी कि बॉर्डर का इलाका है, वहां नेपाल का बॉर्डर है वहां से। तो फिर इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो वाकई बड़ा दिलचस्प होगा। अब वाल्मीकि नगर को देखिए ना, जब नीतीश कुमार की इच्छा होती है तो कैबिनेट की बैठक वाल्मीकि नगर में भी होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि नगर में लोग पर्यटक भी जाते हैं घूमने के लिए। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो काफी डेवलप किया गया है और वो एक इलाका है। तो अब इस लिहाज से देखा जाए तो पूरा चंपारण में रण सजा हुआ है, सबके लिए मौके हैं। कांग्रेस का ये दुर्ग रहा है, लेकिन अभी की स्थिति में जितना ही मजबूती के साथ चंपारण के लोग कांग्रेस को स्वीकार किया था, उतना ही मजबूती से अब एनडीए के पक्ष में है। आपको इसके लिए बता दूं कि यहाँ पे केदार पांडे वहां के हैं जो चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे। यहाँ की राजनीति में ब्राह्मणों की अच्छी खासी धमक थी, लेकिन अब वो धमक वोट में केवल तब्दील है, वोट देता है लोग, लेकिन वो धमक बड़े बड़े नेता जो ब्राह्मण के कद्दावर नेता होते थे, वैसे कोई कद्दावर ब्राह्मणों का कोई अब नेता नहीं है वहां। एक सतीश चंद्र दुबे आप देखेंगे तो पूरे परिदृश्य में एक दिखाई देंगे। फिर राजन तिवारी उसी इलाके से विधायक थे। फिर राजू तिवारी जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसी चंपारण के इलाके से हैं। ब्राह्मणों की यदि बात करते हैं तो ऐसे तो बात करेंगे तो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे राधा मोहन सिंह हो गए, डॉक्टर संजय जायसवाल ही हो गए। तो ये पूरा इलाका जो है नेतृत्व करता रहा है। आजादी की लड़ाई में भी नेतृत्व किया था, अभी भी नेतृत्व कर रहा है राजनीति में। तो अब देखिए समस्याएं भी हैं वहां के लोगों का, गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, चीनी मिल सबको चालू करना है, कई चीनी मिल बंद भी है। चंपारण में चीनी मिलों का एक नेटवर्क था, अभी ले दे के एक सुगौली रामनगर चीनी मिल चल रहा है, और भी चीनी मिल कई बंद पड़े हैं। नरकटियागंज के चीनी मिल की बात होती है चालू करने का। तो कई मामले जो हैं वो समस्या है अभी किसानों का। अब धान के किसानों के लिए चावल का कैसे खेती हो, उसके कैसे उसका बाहर भेजा जाए, उसका समर्थन मूल्य सही मिले, इस हिसाब से यदि देखा जाए, बिचौलियों की भूमिका नहीं हो, तो ये सब देखा जाएगा तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और चुनाव तो इस बार जो होना है, चंपारण भी देश से अछूता नहीं है। तो जो मुद्दे देश के लिए है, जो मुद्दा भाजपा ने अपने रखा है, मोदी की गारंटी, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, 370 धारा, ये सब मुद्दे भी वहां चल रहे हैं। और ये मुद्दे ये भी चल रहे हैं कि कैसे परिस्थितियां वहां पे बदले और किस तरह से विपक्ष पक्ष पर हावी हो जाए। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। समस्याएं बहुत हैं,
चाहे वो गन्ना किसानों की समस्या हो या बाढ़ की समस्या हो या विकास को लेकर हो। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एनडीए ने अपना परचम वहां लहरा रखा है। अब आगे क्या होता है, क्या संभावनाएं हैं, जनता किस पे एक बार फिर से भरोसा करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके बाद हम एक बार फिर अगली कुछ लोकसभाओं का समीकरण लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। मेरा इंतजार कीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।